फिर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से के का वैल्यू निकाला था, है ना। अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में हो तो केसी बोलेंगे, प्रेशर के टर्म्स में होता है तो केपी बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है हमारे लिए, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। फिर रिएक्शन क्वोशंट के बारे में बात करी थी। के होता है सिर्फ इक्विलिब्रियम पर डिफाइंड, रिएक्शन क्वोशंट होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ रिएक्शन, किसी भी टाइम पर हम डिफाइन कर सकते हैं। और जो एम होता है रिएक्शन क्वोशंट का लाइफ में, एक एम होता है कि उसको के को अचीव करना है। अगर के से छोटा है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, तब वो के को अचीव कर लेगा। के से बड़ा है वो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कोरिलेशन बिटवीन क्यू सी एंड के सी, या फिर क्यू और के, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें केस 1 लिया था, रिएक्शन स्टार्ट ओनली विथ रिएक्टेंट्स, है ना। देखो एक चीज मैं बता देता हूं तुम्हें, क्या कि कभी भी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन लिखी हो, जो लेफ्ट साइड में होगा हमेशा उसको क्या मानेंगे, हमेशा उसको रिएक्टेंट माना जाएगा, और जो राइट साइड में होगा उसको हमेशा प्रोडक्ट माना जाएगा। अगर रिएक्शन राइट वालों से स्टार्ट हो रही है तो हम बोलेंगे रिएक्शन प्रोडक्ट से स्टार्ट हो रही है, अगर रिएक्शन लेफ्ट वालों से स्टार्ट हो रही है तो हम बोलेंगे रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट हो रही है। हमेशा ऐसा ही माना जाएगा, लेफ्ट में जो लिखा होगा उसको रिएक्टेंट कंसिडर किया जाएगा, जो राइट में लिखा होगा उसको प्रोडक्ट। चाहे रिएक्शन प्रोडक्ट से स्टार्ट हो तो ऐसा नहीं बोल देंगे कि रिएक्शन जिससे स्टार्ट हुई है वो रिएक्टेंट है, नहीं, हमने ऐसा इसमें नहीं बोलेंगे। केस 1 लिखा हमने, रिएक्शन स्टार्ट ओनली विथ रिएक्टेंट्स, ठीक है। केस 1 के अंदर हमने क्यू बोल दिया था, क्यू बिलोंग्स टू 0 टू के, और दोनों तरफ बड़े वाले ब्रैकेट यूज करे थे, क्यू 0 के इक्वल भी हो सकता है, के इक्वल भी हो सकता है। फिर k लेस देन 1, k ग्रेटर देन 1 और k इक्वल टू 1 के ग्राफ बनाए थे। यहां तक बात समझ आती है? यस सर। ठीक है, अच्छा चलिए अब बात करते हैं केस 2 के बारे में। कौन से कलर से लिख रहे हैं हम लोग, ऑरेंज ग्रीन। केस 2 क्या है मेरा, कि रिएक्शन स्टार्ट्स ओनली विथ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट से हमारी रिएक्शन अगर स्टार्ट हो तो क्या होगा, तो देखो हम लोग बोल रहे हैं क्या, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ए से बी बन रहा है। अब ए मेरा रिएक्टेंट होगा, बी मेरा प्रोडक्ट होगा। किसी टाइम टी पर, सॉरी टी इक्वल टू 0 टाइम पर इसके कंसेंट्रेशन मान लीजिए सी है, इसकी 0 है ना, ऐसा होगा। चलिए अब हम लोग बोलते हैं कि भैया के का वैल्यू क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, तो के का वैल्यू होगा कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, ऐसा ही होगा। हाँ सर। हाँ सर। अब तुम मुझे बताओ Q बिलोंग्स टू क्या आएगा, Q का वैल्यू क्या है। जैसे पहले वाले में 0 से K था ना, यहाँ पर Q बिलोंग्स टू क्या है, के से इन्फी। K से इन्फिनिटी, क्योंकि स्टार्टिंग में Q का वैल्यू क्या है, T इक्वल टू 0 पर Q कितना है, T इक्वल टू 0 पर Q कितना है, बोलो। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है, क्योंकि A का कंसेंट्रेशन 0 है, मतलब Q का वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब उसको K को अचीव करना है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाएगा और अचीव कर लेगा K को, तो Q बिलोंग्स टू K टू इन्फिनिटी। समझ में आती है बात, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अब अगेन इसमें है ना 3 ग्राफ ड्रॉ करने तुम्हें, यही K लेस देन 1, K ग्रेटर देन 1, K इक्वल टू 1, है ना। तो मैं ही कर करके बता देता हूं। जैसे इफ K लेस देन 1 होगा तो ग्राफ कैसा होगा, सेकंड इफ K ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ कैसा होगा, एंड सी इफ K इक्वल टू 1 होगा तो ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ बनाइए सभी लोग, ट्राई करो। चलो ग्राफ किसके बीच में बनाना है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। इधर लेना है कंसंट्रेशन, इधर लेना है टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम।
बनाएं ग्राफ। बन गया क्या? हाँ। अब देखो हम बोलेंगे कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर b तो है यहाँ कहीं, क्योंकि b का कंसेंट्रेशन तो c है, और a है यहाँ कहीं, है ना, और k लेस देन 1 है। इस बात को ध्यान रखें, मतलब b एट इक्विलिब्रियम अपॉन a एट इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1। तो इक्विलिब्रियम पर किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा? ए का। ए का। ए 0 पर है क्योंकि ए से रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्शन बी से स्टार्ट हुई है, तो ए तो टाइम के साथ बढ़ेगा, ऐसा होगा, और बी टाइम के साथ कम होगा, तो ऐसा होगा ना। ग्राफ मतलब एक टाइम के बाद पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएंगे टाइप, है ना, ऐसा टाइप हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि ये जो टाइम है ये टाइम इज टी इक्विलिब्रियम। ऐसा ही अगर मैं बोलूं कि भैया सिंपल है एकदम, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, टी इक्विलिब्रियम अपॉन ए इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1, तो ए इक्विलिब्रियम ज्यादा है, सॉरी बी इक्विलिब्रियम ज्यादा है, तो बी स्टार्टिंग में यहाँ था, ये कम हुआ फिर ऐसा हो गया, ए स्टार्टिंग में 0 था फिर बढ़ा फिर ऐसा हो गया। इक्विलिब्रियम पर बी का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा ही रहेगा, मान लीजिए टी इक्विलिब्रियम है। ऐसे ही अगर इक्वल टू 1 है मतलब बी इक्विलिब्रियम अपॉन ए इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 है, तो इक्विलिब्रियम पर दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, मतलब ग्राफ क्या होने लगेंगे? ओवरलैप होने लगेंगे, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? टी इक्विलिब्रियम। तो उल्टा हुआ है यहाँ पर, जैसे जो ग्राफ इसमें k ग्रेटर देन 1 के लिए आ रहा था, वो केस 1 में वही ग्राफ k लेस देन 1 के लिए आ रहा था, ठीक है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट से स्टार्ट करोगे तो ग्राफ थोड़े उल्टे आएंगे। अब इसको मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं, इतनी बात समझ आती है? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट क्या लिखेंगे? इफ Q less than K, then reaction has to move in forward direction, and if Q greater than K, then has to move in backward direction। हमेशा ऐसा ही होगा कि अगर ग्रेटर देन है, Q बड़ा है तो बैकवर्ड में चलेगा, Q छोटा है तो फॉरवर्ड में चलेगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन करके बताओ। ये क्वेश्चन कर लिया तो हम मानेंगे कि भैया आपको समझ आ रही है चीजें, है ना। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। ए से रिएक्शन जा रही है कहाँ? बी में। टी इक्वल टू 0 पर ए का कंसेंट्रेशन है 2, बी का कंसेंट्रेशन है 1, है ना, और रिएक्शन का क्यू दे रखा है हाफ। रिएक्शन का क्यू हमें गिवन है हाफ है, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ between concentration versus time for k equal to half, k equal to 1, k equal to 2, k equal to 1/4। 4 ग्राफ बनेंगे, k के अलग अलग वैल्यूज दिए मैंने, एक बार हाफ है, एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 1/4 है। 4 अलग अलग ग्राफ बनाइए।
कैसे बनने चाहिए, जल्दी से बनाओ, बताओ। और किस इंस्टेंट पर ग्राफ बनाना शुरू कर रहे हैं, जब Q का वैल्यू हाफ है तब। ये क्वेश्चन में चारों ग्राफ सही बना लिए, मतलब इक्विलिब्रियम समझ आ रहा है तुम्हें। हाँ सर हो गया। इसका हो गया। हो गया, चारों ग्राफ बना लिए। हाँ सर। बाकी लोगों ने हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, बना लिए तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर तुम लोगों ने बना ही लिए हैं तो फिर देखते हैं कैसे बनाए तुम लोगों ने सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला ग्राफ बनाते हैं जब k इक्वल टू हाफ है ना। हम ग्राफ किस किस के बीच में बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन ए और बी की इधर टाइम। कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट है लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दोनों पैरेलल हैं। तो हम बोलेंगे ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। कैसा, मैं बना के बता देता हूँ। ऐसा ऐसा बनेगा क्या। हाँ सर। ऊपर वाला कंसंट्रेशन तो होगा ए का, क्योंकि ए का कंसंट्रेशन ज्यादा है। नीचे वाला होगा कंसंट्रेशन बी का। हम बोल रहे हैं क्यू का वैल्यू हाफ है और के का वैल्यू भी हाफ है, मतलब ऑलरेडी हम कहाँ बैठे हैं, इक्विलिब्रियम। हम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर बैठे हैं ना। Q इक्वल टू के, मतलब हम कहाँ हैं, एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, कंसंट्रेशन कभी चेंज होती ही नहीं टाइम के साथ, तो हमें स्ट्रेट लाइन से बनानी पड़ेगी। तो पहला ग्राफ क्लियर हो गया। हाँ। सेकेंड वाला ग्राफ जिसमें K इक्वल टू 1 दे रखा है, मतलब Q इज लेस देन K, तो रिएक्शन हैज टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब रिएक्शन मेरा कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो कैसे जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ए है बी है, ए का 2 था बी का 1 था। तो मान लीजिए ए में से x कम हुआ तो बी में कितना ऐड हो जाएगा, x, है ना। ये t इक्वल टू 0 पर है और ये t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर है ना।
बी का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन ए का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के, तो हम बोलेंगे 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आता है? 1.5 सॉरी हाँ 0.5 0.5। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम कितना आएगा? ए भी 1.5 और बी भी 1.5 है ना। अब देखो हमने कंसेंट्रेशन निकाल ली डेटा से इक्विलिब्रियम पर, इधर आया कंसेंट्रेशन, इधर आया टाइम। अब देखो हम लोग येलो से ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ए स्टार्टिंग में कहाँ है? ए स्टार्टिंग में यहाँ है। बी स्टार्टिंग में कहाँ है? बी स्टार्टिंग में यहाँ है, ठीक है। बी स्टार्टिंग में यहाँ है 1 पर, ए स्टार्टिंग में यहाँ है 2 पर, और इक्विलिब्रियम पर कहाँ आ रहे हैं? यहाँ बीच में, दोनों के बीच में, मतलब 1.5। एक 2 पर है, एक 1 पर है, दोनों बिल्कुल बीचों बीच में आएंगे कहाँ पर? 1.5 पर। ऐसा ही हो रहा है। हाँ सर। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी क्योंकि ए क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इसलिए। बी की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी क्योंकि बी फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया ग्राफ का नेचर? यस सर। चलिए हम लोग बात करते हैं थर्ड वाला ग्राफ। थर्ड वाले ग्राफ में हमने के का वैल्यू क्या लिया है? 2। के हमारा हो गया है 2, मतलब अगेन क्यू छोटा है किससे? के से। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब देखो वापस लिख दो, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। 2 1 टी इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? मान लो इसमें से x गया तो ये 1 प्लस एक्स बनेगा। फॉरवर्ड में जा रही है इसलिए ए खत्म हो रहा है, बी फॉर्म हो रहा है। तो अगेन हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 1 आ गया x का वैल्यू, है ना। तो इक्विलिब्रियम पर b का कंसंट्रेशन है 2 और इक्विलिब्रियम पर a का कंसंट्रेशन है 1। अब अगेन मैं ग्राफ ड्रॉ करने का बताता हूँ कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा। ग्राफ देखो ऐसे ड्रॉ होगा। हमारा जो b है वो हमने a है जो ब्लू येलो से लिया, a यहाँ पर है 2 पर, b यहाँ पर है 1 पर इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम पर b तो हो जाता है 2 और a हो जाता है क्या? 1। तो a तो 1 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर ऐसे, है ना, और b इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह का ग्राफ आएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। ठीक है, अच्छी बात है, समझ रहे हो तो। ये b है, सॉरी ये a है और ये b है। ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है, बी की ज्यादा हो रही है क्योंकि रिएक्शन मूव हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फोर्थ वाले ग्राफ में के का वैल्यू दे रखा है 1/4। तो Q इज ग्रेटर देन के है, रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड में जाएगा। कोई मुझे बताएगा कैसा ग्राफ आएगा? ये ग्राफ मुझे देखना था। मुझे फर्स्ट और फोर्थ वाले ग्राफ में ही पूछना होता है, फर्स्ट और फोर्थ वाला ग्राफ कैसा है? फर्स्ट और फोर्थ। ए बढ़ेगा बी कम होगा। ए बढ़ेगा और बी कम होगा। देखो इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं होता है कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो वो कम ही हो, जिसका कंसंट्रेशन कम हो बढ़े, नहीं। वो डिपेंड करता है क्यू और के का वैल्यू कैसा है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि भाई साहब ए और बी ऐसा, कैसा कि ए और बी ऐसे जा रहे हैं, A2 है B1 है। तो ऐसा नहीं है कि बी कम है तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा, नहीं। हम डिसाइड करेंगे के से। अब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, मतलब बी में से कुछ कम होगा और ए में से कुछ बनेगा। और हमें क्या बोला है? अब ऐसा नहीं है कि बी स्टार्ट हुआ तो बी को मैं रिएक्टेंट मान लूं, नहीं। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड वाला ही है, प्रोडक्ट राइट साइड वाला ही है। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू 0.4 आना चाहिए आई थिंक। 0.6 अपॉन 2.4, यस ठीक है। हाँ अब इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन देखो, ए की इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, बी की इक्विलिब्रियम पर, ए की 2.4 और बी की 0.6 0.6, है ना। अब हमने ए येलो से लिया है ना, ए रहा, बी ए रहा।
तो इक्विलिब्रियम पर ए की कंसंट्रेशन 2.4 हो जाती है। एक्चुअल में पहले ए कितना है, पहले 2 है, और बी कितना है, पहले बी है मेरा 1, तो बी तो हो रहा है कम और ए हो रहा है ज्यादा। तो ऐसा भी ग्राफ हमारा आ सकता है, समझ गए? बोलो। हाँ सर। सभी को चारों ग्राफ समझ आए ना, कैसे कैसे किया? मैंने बहुत बेसिक बता दिया है इसमें इक्विलिब्रियम का, कैसे कैसे हमें करना होता है। क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, ओके, चलिए अब हम लोग आगे एक चीज और पढ़ लेते हैं। वैसे बताने का कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बट ठीक है, हम तो बताएंगे ही। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, मैंने जनरली बच्चों में नोटिस किया है कि इक्विलिब्रियम में बच्चों को दिक्कत आती है कहाँ? जब k का वैल्यू बहुत ज्यादा और k का वैल्यू बहुत कम हो, है ना? कि k का वैल्यू 10⁻10 से ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा हो, k का वैल्यू बहुत कम हो, तब बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। उसको हम लोग देखेंगे अभी बाद में, पहले ये चीज देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सा? एक तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट केसी। केसी के लिए लिखते हैं in the expression of k, law of mass action वाला, if concentration are expressed in terms of mole per liter, then equilibrium constant is known as Kc, है ना? कॉन्सेंट्रेशन अगर मोल पर लीटर वाली टर्म्स में हो तो Kc होगा। सेकेंड हम लोग बात करते हैं Kp। Kp में हम लोग बोलते हैं फॉर गैस फेज रिएक्शन, for gas phase reaction, if the concentration are expressed as partial pressure of component gases, then equilibrium constant is known as Kp। हमने तो पहले भी बोला है कि भैया अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बोलोगे तो Kp होगा, कंसंट्रेशन के टर्म्स में बोलोगे तो Kc होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन लिखी, A गैस प्लस B गैस gives C गैस प्लस D गैस। अगर हमें Kc लिखना हो तो Kc क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। Kp क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो Kp है, कंसंट्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं तो Kc है। रिलेशन क्या होता है Kp और Kc में? Kp equals Kc RT की पावर डेल्टा n। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, तो हम बोलते हैं जो रिलेशन होता है वो होता है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी का मतलब क्या है? टोटल मोल्स। अरे भाई साहब, गैसेस डेल्टा गैसेस के C मोल, प्लस डी माइनस A प्लस बी। गैसेस के मोल का डिफरेंस है ना? कैसे? जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखवा देता हूँ, एग्जांपल 1 जैसे मैंने लिखा PCl5 गैस gives PCl3 गैस
प्लस Cl2 गैस, तो डेल्टा Ng का वैल्यू कितना होगा? 1 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल, प्रोडक्ट में गैस के मोल 2 है, रिएक्टेंट में गैस का मोल 1 है, इसलिए ऐसा हुआ। एग्जाम्पल 2 मैंने ऐसा लिखा N2 गैस प्लस 3H2 गैस, N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas। तो डेल्टा Ng क्या होगा? प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल, मतलब -2। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा कहीं रैंडम रिएक्शन क्या ऐसा कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, हीट किया, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन ये ऐसा लिख रहा हूं मैं ना, कैल्शियम का ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो डेल्टा Ng कितना होगा? 1 प्रोडक्ट में गैस के मोल 1 ही है, रिएक्टेंट में गैस का मोल 0 है, तो डेल्टा Ng 1 हो गया। समझ में आई डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। वो सब बताने का जरूरत तो नहीं है कि डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हुआ तो Kp बड़ा होगा, डेल्टा Ng इक्वल टू 0 हुआ तो Kp कैसे इक्वल होंगे, डेल्टा Ng लेस देन 0 हुआ तो Kp छोटा हो जाएगा। मैथमेटिकली ये तो सोच सकते हो ना। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब लिखें क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन क्या है? 1 mole each of H2 and I2 gas are introduced in a 1 liter closed vessel at 523 Kelvin and equilibrium is established. The concentration of HI at equilibrium ये मतलब क्या है ये? मैं क्वेश्चन कहीं से देख के लिख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल दिया है इसने। एक सेकंड रुको। अच्छा समझ गया मैं, वो 4 ऑप्शन दिए, मुझे लगा 4 चीजें निकालनी है। क्वेश्चन लिखा है 1 mole of H2 and I2 gases are introduced in a 1 liter closed vessel at 523 Kelvin and equilibrium is established. The concentration of HI at equilibrium है ना, क्या होगा? ऑप्शन ए changes on changing pressure, ऑप्शन बी changes on changing volume, ऑप्शन सी, यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब है वेसल का वॉल्यूम चेंज करना है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम से कुछ होता नहीं। चेंजेस ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, डी is same even if 2 mole of HI were introduced in vessel at beginning। अगर स्टार्टिंग में हम लोग 2 मोल HI भी डाल देना तो भी सेम रहेगा इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन। शायद 4 में से एक ऑप्शन ही सही है, बताओ।
तो सी ही होगा सर। हाँ सर सी लग रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम से तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है। सोचो सोचो, ऐसा नहीं है, इतना जल्दी से आंसर नहीं आएगा। सी तो हो नहीं सकता, मतलब मान लो मल्टीपल करेक्ट हुआ तो मल्टीपल करेक्ट है, तो मैंने तो बोला नहीं, शायद मैंने बोल दिया क्या सिंगल करेक्ट है? हाँ सर आपने बोल दिया था। नहीं, अभी वापस चेंज कर रहा हूँ मैं मेरे स्टेटमेंट, मल्टीपल करेक्ट है। तो हम लोग आंसर क्या बोलेंगे इसमें? सी। आंसर बोलेंगे हम लोग सी, ठीक है। क्यों बोलेंगे ऐसा? हम लोग बोलेंगे कि भैया H2 गैस प्लस I2 गैस से हमारा क्या बन रहा है, 2HI गैस, ऐसा ही कुछ है। एक तो डेल्टा NG 0 है, तो तुम्हें तो पता होगा ये चीज कि डेल्टा NG 0 होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश नहीं होगा। समझ में आती है बात? हाँ सर। अब टेम्परेचर तो सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो किसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? के का वैल्यू चेंज है। के का वैल्यू चेंज होने का मतलब इनका रेशियो चेंज होना। रेशियो चेंज तभी हो सकता है जब HI का कंसंट्रेशन चेंज हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन क्या है? A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है ना। अब हमें बोला है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B is twice the initial concentration of A। फिर बोला है at equilibrium concentration of C is half of the concentration of A। तो कैसे बताओ, कैसे क्या होगा? बोलो। 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, सभी का 10 आ रहा है। एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर क्या लिखा है इसने। सर मेरा 1/10 आ रहा है। 10 तो नहीं है आंसर। हाँ सॉरी 1/10 1/10। 1/10 आएगा, हाँ ठीक है। तो देखो, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना है, मतलब सिंपल ही है एक तरह से कि A प्लस बी से क्या बन रहा है, C प्लस डी, है ना। A का कंसंट्रेशन अगर X माने तो B का कितना हो जाएगा?
2x t इक्वल टू 0 पर ये लोग 0 0 है। अब सपोज करें a में से x y जा रहा है इक्विलिब्रियम पर, तो 2x में से भी y जाएगा। 2x में से भी y क्यों गया है? 2x में से भी y क्यों गया है? कोएफिशिएंट सेम है बी और ए का। कोएफिशिएंट सेम है ना, तो हम बोलेंगे ठीक है। और ये कितना बना है? ये y बनेगा, ये भी y बनेगा। अब अगेन एक और दिखाया है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C इज हाफ ऑफ A। A की कंसंट्रेशन का आधा करें तो C का कंसंट्रेशन बनता है, मतलब ये। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? y इज इक्वल टू 2y ना, x/3। ठीक है, तो अगेन t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन लिखो, y को x/3 लिखा तो ये 2x/3, यहाँ पर x/3 लिखा तो क्या आएगा? क्या आएगा? 5x/3 5x/3 एंड दिस इज x/3 और x/3। अब निकालना है हमें क्या? kc क्या होगा? x/3 इंटू x/3 डिवाइडेड बाय 2x/3 इंटू 5x/3। तो आंसर आ गया 0.1। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ सर। सर वो पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम और प्रेशर वाला एक बार बताना। वॉल्यूम और प्रेशर वाला देखो, वैसे एक्चुअली वो फंडा पढ़ाते हैं लीच एटलियर प्रिंसिपल में, तो मैं अभी लीच एटलियर प्रिंसिपल बताऊंगा तब मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। मुझे लगा तुम्हें पता होगा इसलिए मैंने लिख दिया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, सिंपल सा। क्या है? फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ABCD एट इक्विलिब्रियम, है ना। क्वेश्चन क्या है? हमारे को ऐसा दिया है t इक्वल टू 0 पर A प्लस बी C प्लस डी। इसका दिया है 1 मोल, इसका दिया है 1 मोल, इसका दिया है 0, इसका दिया है 0। हमें Kc दिया है, Kc इज 4, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 लीटर। करो, बताओ क्या होगा? वन बाय सिक्स 2/6 2/6। ठीक है, देखते हैं अभी। बाकी लोग भी बताओ यार। हम लोग यहाँ पर है, ठीक है, चलिए। सर 1/6 आया। वन बाई सिक्स अब देखो, सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना था हमें? इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना था, हमें मोल गिवन है, कंसंट्रेशन नहीं गिवन, है ना। इसी चीज का ध्यान रखना था बस। ऐसा नहीं है कि बस अंधे हो गए हो कि भैया हमें तो मोल पता पड़ गया तो मोल से ही सब कुछ निकाल लिया, ऐसा नहीं करना है। 1 था, ये 0 था, ये 0 था, है ना। मोल के टर्म्स में कर रहा हूँ। 1 - x और x। अब k का वैल्यू दे रखा है 4, तो ये कितना होगा? ये होगा एक्चुअल में x/2। इसका कंसेंट्रेशन C का, D का कंसेंट्रेशन भी x/2, A का कंसेंट्रेशन 1 - x/2 और B का कंसेंट्रेशन 1 - x/2। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2 इक्वल टू x/1 - x। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आता है? 2/3 2/3, है ना। x का वैल्यू आ गया है 2/3। तो A का कंसेंट्रेशन कितना आएगा? 1 - x/2, मतलब 1 - 2/3/2 मतलब 1/6। ऐसा ही B का कंसेंट्रेशन भी सेम होगा 1/6, और C और D का कंसेंट्रेशन देखें तो वो भी इक्वल होगा और 1/3 के इक्वल होगा। समझ में आती है बात? वॉल्यूम से डिवाइड करना जरूरी है। सर वो x/2 क्यों लिया?
बिकॉज 1 ये मोल गिवन थे और x मोल के टर्म्स में डिसोसिएट किया। अब हमें जो Kc का इक्वेशन होता है उसमें कंसंट्रेशन पुट करना होता है, तो मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करना ही पड़ेगा ना कंसंट्रेशन के लिए, इसलिए 2 डिवाइड करा है, x/2 x/2 1 - x/2 1 - x/2। हाँ सर समझा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, फॉर द गिवन रिएक्शन। अच्छा एक चीज और, केमिकल इक्विलिब्रियम का अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन होनी चाहिए, है ना, क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन होनी चाहिए। अगर रिएक्शन नहीं दे रखी तो क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब लॉजिक तो यही कहता है कि क्वेश्चन नहीं दे रखा, क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दे रखी तो क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर कभी कभी क्या होता है रिएक्शन नहीं दे रखी होती है तो हम अपना सेंस लगाकर सबसे नॉर्मल वाला रिएक्शन लिखें। नॉर्मल वाला रिएक्शन जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, H2 और I2 रिएक्ट करके HI बनाते हैं, तो नॉर्मल वाला रिएक्शन का मतलब क्या है, H2 और I2 मिलकर 2HI बनाएंगे, ये सबसे नॉर्मल रिएक्शन है। अब कोई ऐसा बोल दे नहीं नहीं मेरे दिमाग में तो ऐसा आ ही नहीं रहा, मेरे तो दिमाग ही बहुत ज्यादा चलता है, मैं तो ऐसा लिखूंगा, है ना, तो जिसने ये लिखा है वो भी गलत तो नहीं है ना, वो तो सही है बंदा, उसने गलत थोड़ी लिखी है रिएक्शन, रिएक्शन तो सही लिखी है उसने। तो लॉजिक ये कहता है कि क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन होनी चाहिए, बट अगर रिएक्शन गिवन नहीं है, मान लो रिएक्शन उसने नहीं दिखी, तो सबसे बेसिक रिएक्शन लिखें। जैसे मान लो क्वेश्चन में बोला है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, तो सबसे बेसिक रिएक्शन हमें क्या याद है, N2 + 3H2 gives 2NH3, तो यही रिएक्शन लिखें। से ज्यादा हीरोगिरी ना दिखाएं कि भैया मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, ऐसे लिखोगे ना तो फिर वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो लॉजिक ये कहता है कि क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन होनी चाहिए, गिवन रिएक्शन के अकॉर्डिंग चले, बट नहीं है रिएक्शन गिवन तो कम से कम दिमाग लगा के बेसिक से बेसिक रिएक्शन लिख, तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अगर कुछ अलग करने की बात होगी तो शायद वो क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है। तो इसमें लिखा है फॉर द गिवन रिएक्शन, हाँ क्या, फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर is 7.5 atm and volume is 5 liter, है ना, at temperature 300 Kelvin, find value of Kp, है ना। रिएक्शन क्या गिवन है, रिएक्शन इज N2O4 gas gives 2NO2 gas, करो। अच्छा एक चीज मैंने इसमें लिखना भूल गया, क्या है, एक चीज मैं लिखना भूल गया, इसमें मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन मैंने अधूरा ही लिखा है, नहीं तो ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ Kp इफ रिएक्शन स्टार्ट्स विथ 1 मोल ऑफ N2O4, है ना। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में ही मैं लिख देता हूँ, ये रिएक्शन है मेरा, करो।
हो गया? एक सेकेंड सर, थोड़ा कैलकुलेशन। करो जल्दी कैलकुलेशन। बताओ भाई बताओ। चलिए भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन में। हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन किससे स्टार्ट हो रहा है? T इक्वल टू 0 पर 1 मोल से स्टार्ट हो रहा है ना। देख लीजिए क्वेश्चन करने का मेथड क्या है, कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर 1 में से मान लीजिए x मोल निकल गया, और इसका कितना मोल बनेगा? 2x मोल। ये बात समझ आती है? हाँ सर। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम है ना, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा ना। अरे भाई क्या भूल गया, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स प्लस 2x मतलब 1 प्लस एक्स। अब हमने है ना पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगानी है गैसियस मिक्सचर पर जो इक्विलिब्रियम पर है, उस पर पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगानी है। तो पी टोटल इंटू वी एन टोटल इंटू आर इंटू टी। टोटल प्रेशर था इक्विलिब्रियम पर 7.5 एटीएम हमें गिवन है। 5 लीटर वॉल्यूम है, एन टोटल 1 प्लस एक्स है, आर का वैल्यू 1/12 पुट करेंगे लीटर एटीएम में, और टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन। यहां से हम लोग सॉल्व करके किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? एक्स का वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0.5 है ना। अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकाल लो और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 निकाल लो, आंसर उससे हमारा केपी आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या होगा? उसके खुद के मोल मतलब 2x अपॉन टोटल मोल मतलब 1 प्लस एक्स, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू पी टोटल। ऐसे इसमें क्या आएगा? खुद के मोल अपॉन टोटल मोल इंटू पी टोटल। ऐसे निकालते हैं पार्शियल प्रेशर। हाँ सर। तो देखो, खुद के मोल तो 2x है मतलब 1, और टोटल मोल 1 प्लस एक्स इंटू पार्शियल प्रेशर 7.5, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 आ गया। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, खुद के मोल 0.5, टोटल मोल 1.5, टोटल मोल 1.5 है क्या? हाँ, टोटल प्रेशर 7.5। तो कितना कितना आएगा पार्शियल प्रेशर? 5 और 2.5 आई थिंक यही आएगा। हाँ सर। अब केपी निकालना है मुझे क्या निकालना है? केपी। तो केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 सॉरी NO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। NO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 5 इंटू 5 अपॉन 2.5। कितना है केपी का वैल्यू बोलो, समझे? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, समझ गए। तो अब एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखना क्या है, हमें रिएक्शन दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, जब जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और CO2 सॉलिड में जाएगा। हमें बोला है वैल्यू ऑफ Kp इज 10, रिएक्शन
starts only with 1 mole CaCO3। फिर हमें पूछा है देन फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम। ये हमें पूछा है, बताओ। बताइए। सर 10 ना 10 होगा। क्यों होगा 10? सर, क्योंकि एक ही गैस है और केपी के एक्सप्रेशन में खाली CO2 का पार्शियल प्रेशर। बहुत बढ़िया। हम तो देखो, हम लोग अगर सॉल्यूशन लिखें और केपी का इक्वेशन लिखें तो केपी इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये बात समझ आती है? केपी इज ओनली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। समझ आता है सभी को? यस सर। तो हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा? केपी के इक्वल आएगा, मतलब 10। तो यही आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलो। सर वो कैसे हो गया? कैसे हो गया? केपी का इक्वेशन तेरे को मैं लिखने को बोलता तो तू क्या लिखता? अच्छा हाँ, बाकी सब सॉलिड है। हाँ, बाकी सब सॉलिड है। तो केपी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि CO2 प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, इसलिए ऐसा लिख दिया है। अगर बाकी सब सॉलिड होते और CO2 रिएक्टेंट साइड में आता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता? 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। 1 अपॉन KP, हाँ मतलब 0.1। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम concentration, find the new equilibrium concentration of each reagent if volume is doubled, है ना? क्या है? नए इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन हमें पूछी है। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ऐसा रिएक्शन दिया है हमें। और T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर हमें उनका क्या दे रखा है ऑलरेडी? ये दे रखा है 2244। हमें ये भी नहीं बोला ये कंसेंट्रेशन है या फिर ये मोल है ना? हमें अगर ये नहीं बोला होगा तो हम कर पाएंगे क्या क्वेश्चन को? सोचने दीजिए मुझे। अगर ये कंसेंट्रेशन दे रखी होगी तो हो कर पाएंगे। अगर ये मोल दे रखा होगा तो भी कर पाएंगे। ठीक है, हमें कुछ नहीं बोला, बस लिखा है T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर 2244 है। वॉल्यूम को डबल करा है तो नए इक्विलिब्रियम पर इनका कंसेंट्रेशन क्या होगा? ABCD सारे ही गैस है। बताओ भाई, वॉल्यूम को डबल करा है तो नए इक्विलिब्रियम पर इनके कंसंट्रेशन क्या होंगे? डबल हो जाएंगे सर सबके कंसंट्रेशन। अच्छा, वॉल्यूम डबल करने पर सबके कंसंट्रेशन डबल हो जाएंगे, ऐसा? हाँ किस लॉजिक से सोचा ऐसा? सर मैंने सोचा कि मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे इक्विलिब्रियम पे,
तो नंबर ऑफ मोल्स फिर इक्वेट कर दिया। सर हाफ होगा क्या? वॉल्यूम डबल करने पर ऑब्वियसली बात है, देखो वॉल्यूम डबल करेंगे तो सभी का इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट, मैं इनको कंसंट्रेशन के टर्म में मान लेता हूँ, मोल जो मर्जी हो तुम मान लो, है ना। मैं बोलता हूँ न्यू एट न्यू इक्विलिब्रियम सभी की कंसंट्रेशन या ये है ना, ये हाफ हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2। के का वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, के का वैल्यू पहले भी 2 था, सॉरी पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, के का वैल्यू सेम है, ठीक है। पर नए जो मोल्स आएंगे वो हाफ हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम मैंने डबल कर दिया ना, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम मैंने डबल कर दिया है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, समझ रहे हो बात को? डबल होने का तो कोई सेंस ही नहीं है, डबल कैसे हो सकता है? हाँ हाँ सर, वो बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, बराबर है। तो वॉल्यूम डबल कर रहे तो कंसंट्रेशन तो हाफ होगी ना, और कंसंट्रेशन इस तरह से हाफ होगी, के नहीं बदलने वाला, के को नहीं बदलना है क्योंकि वॉल्यूम चेंज किया है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, तो के देखो नहीं बदला, के पहले भी 4 था, के अभी भी 4 है, समझे? चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन of C is 0.2. Now 1 mole of each C and D is further added. Find new equilibrium concentration of each reagent. है क्या? वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम 1 लीटर है ना, वॉल्यूम 1 लीटर का मतलब मोल कंसंट्रेशन सब बराबर। हमें क्या दे रखा है? A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, है ना। यहाँ पर क्या होता है? T इक्वल टू 0 पर दे रखा है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 0 है, 0 है, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तब हम लोग फर्दर 1 मोल ऐड कर देते हैं C और D के। तो बताओ नए इक्विलिब्रियम पर इनका क्या क्या होगा, क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे होगा, बताओ मुझे। नए इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या रहेगी ये बताना। हो गया क्या? बोलो।
सर ए और बी का 1.4 1.4, सी और डी का 0.6। 0.8 ना सर शायद। नहीं, ए और बी का कंसंट्रेशन किसने बोला है, गलत बताया है। सर ए और बी का 1.2 1.2 और सी और डी का रहेगा क्या सी और डी का रहेगा 0.2 नहीं नहीं नहीं, ए और बी सही बोला है, सी और डी गलत है। COD 0.8 है। सी और डी 0.8 रहेगा। जब ए और बी निकाल लिया तो सी और डी क्यों नहीं निकल रही, ये कौन सी बात हुई? ए और बी तो 1.4 ही है, एक बार चेक कर ले। देखिए मैं बताता हूँ, हाँ तुम लोग किसी ने ए और बी को सही बोला है, किसी ने सी और डी को सही बोला है, मतलब क्या पता है मेरे पास आंसर गलत लिखा हो। मैं तो जो मेरे पास आंसर लिखा है उसको बोल रहा हूँ, बाकी अब सॉल्व करके देख लेते हैं ना। देखो हमें रिएक्शन लिखा है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ऑब्वियसली A स्टार्टिंग में है, C और D नहीं है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स, ये इक्विलिब्रियम पर हमको पता चल गया। अब देखो हमें एक चीज दे रखी है इक्विलिब्रियम पर, C मोल फ्रैक्शन इज 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा, उसके खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं यहाँ पर, 1 माइनस एक्स, 2। वो 0.2 दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C तो x का वैल्यू आएगा 0.4। तो हम बोलेंगे T इक्विलिब्रियम पर बात करें तो ये 0.6 है, ये 0.6 है, 0.4 है, ये 0.4 बोल सकते हैं ऐसा। हाँ सर। अब K निकाल लो, K बोले तो KC, वो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बोले तो 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 1 माइनस एक्स, मतलब 0.6 इंटू 0.6। सही लिखा है क्या मैंने, कुछ गलत वलत तो नहीं कर दिया? नहीं सर ठीक है। ठीक है ना, तो ये कितना आता है सर 4/9। 4/9। एक सेकेंड रुको। हाँ देखिए हम लोग, ये मैंने लिखा है क्या इक्वेशन, कुछ रॉन्ग तो नहीं कर दिया? नहीं सर सही है। सही है ना, तो ये आएगा 2/3 2/3, मतलब 4/9। सही लिखा है, बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब क्या बोला है, इफ 1 mole of each C and D are added, then reaction will go backward। मतलब हम लोग देखो, हम लोग, मैं वापस से लिख देता हूं, हम लोग पहले C प्लस डी पर थे और हम लोग ऐसा थे 0.6 0.6 0.4 0.4, है ना। अब हमने एक एक मोल ऐड कर दिया, C का भी और D का भी। अब हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है अब मेरा, ठीक है। अब 1.4 हो गया, ये 1.4 हो गया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टैब्लिश होगा तो कहां से होगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा। और बैकवर्ड इस तरह से जाएगा कि, अरे यार, बैकवर्ड इस तरह से जाएगा कि K का वैल्यू सेम रहे, क्योंकि टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब टेम्परेचर सेम है। तो जो K आया है एट न्यू इक्विलिब्रियम, वो कितना है, 1.4 माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 0.6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। और वो किसके इक्वल है, 4/9 के, क्योंकि K तो वैल्यू वही रहेगी ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो हम बोलेंगे 1.4 माइनस वाई अपॉन 0.6 प्लस वाई इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, y का वैल्यू आना चाहिए 8 अपॉन 1.2, 2/3 मतलब 0.6 आना चाहिए। अब A और B का कंसंट्रेशन देख लो, concentration of A and concentration of B at new equilibrium is 1.2 and concentration of C equal to concentration of D at
न्यू इक्विलिब्रियम इज 1.4 माइनस 0.6 मतलब 0.8। क्या सही किया है मैंने? हाँ सर। तो तुम लोग कहाँ गलत कर रहे थे? ऐसा क्या हो गया कि ए और बी सही निकाला बट सी और डी का आंसर नहीं दे पा रहे थे? क्या कर दिया था ऐसा? कैलकुलेशन भैया ये सब मत करो, भूल जाओ कैलकुलेशन मिस्टेक करना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दे और सब कुछ तुम्हें आता है तो फिर कोई मतलब नहीं है वो आने का, फिर मतलब हिसाब बराबर टाइप ही है वो, फिर तो ना पढ़ो तो ही ज्यादा अच्छा है ना। फिर इतनी मेहनत भी कर ली, कैलकुलेशन मिस्टेक भी कर दी, तो नहीं पढ़ते तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो भी मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो -1 मिलेगा और मेहनत भी खत्म हो गई है हमारी। दूसरी चीज, कैलकुलेटर्स तो देखो ऑनलाइन एग्जाम में मिलता नहीं है ना। जब तुम अभी तो शायद ऐसा होता होगा, बच्चे तो कर लेते हैं चीटिंग कि घर से बैठ के एग्जाम दे रहे तो साइड में कैलकुलेटर रख लेते हैं कि जल्दी 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 ज्यादा क्वेश्चन कर लूंगा, ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। कोई बात नहीं, यहाँ के पेपर में ज्यादा मार्क्स करके क्या ले कर लोगे, वहां पे तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा ना, मिलता नहीं है ना कैलकुलेटर तो। नहीं बोलो। सर। हाँ सर। तो फिर बस कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेशन करने की आदत डाल लो, 2-4 मार्क्स लाने के चक्कर में आदत खराब मत करो तुम। अब नई चीज पढ़ते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंस ऑफ के वैल्यू। के वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है? जनरली ये चीज बच्चों को समझ नहीं आती, थोड़ा सा वो उलझ जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा क्लियर है मोल कॉन्सेप्ट का तुम्हारा कि क्या डिसोसिएट हुआ, क्या बनेगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। अब इसमें मेरा केस 1 है क्या? केस 1 है मेरा, इफ वैल्यू ऑफ के इज वेरी हाई। अब ये वेरी हाई से मतलब क्या है मेरा? क्या वेरी हाई मतलब कितना हाई है? बोलो। कि मतलब ए और बी में वापस ना चेंज हो पाए प्रोडक्ट। तो मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे सर, मतलब रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम एंड पे जाके अचीव हो रहा है बहुत, मतलब प्रोडक्ट बनती जा रहे हैं और नहीं 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 नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन है हाई का मतलब कितना हाई, ये मेरा क्वेश्चन है ना। तो देखो 10⁻³ के अराउंड उसके ऊपर होगा तो। हाँ, तो मैं लिख देता हूं शुड बी ग्रेटर देन 10⁻³ है ना। वैसे क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं हो, क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही होगा 10⁻9, 10, 12, 14 इस तरह से है ना। ठीक है, अब के का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए 10⁻³ से। तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, इसमें फंडा क्या है? फंडा इज कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो ये चीज तो तुम्हें पता होगी कि के का वैल्यू जितना ज्यादा होता है रिएक्शन के फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। के का वैल्यू जितना कम होता है रिएक्शन के फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती है। के का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में चला जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट रिएक्टेंट मेरा क्या हो चुका है? ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 100% खत्म नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। हाँ सर। मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं एग्जांपल की हेल्प से। रुकिए पेपर ऐड कर लेता हूं कुछ। मैं एग्जांपल की हेल्प से कॉन्सेप्ट बताता हूं ना। एग्जांपल देखना, बेसिक एग्जांपल लूंगा, बहुत बेसिक। जैसे मान लो एग्जांपल 1 लिया मैंने, हमने करना क्या है ना, एक सेकंड रुकिए। हाँ, कि हमको दिया a + b से c बन रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है ना। t = 0 पर तो k का वैल्यू दे दिया है 10⁻14 और वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई साहब
हमारा जो ए और बी है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सी बन गया है पूरा। ए और बी ऑलमोस्ट खत्म होने का मतलब है जीरो नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? देखो हमें करना कैसा होता है क्वेश्चन, हम बोलेंगे टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये जीरो हो गया है, ये जीरो हो गया है और ये वन बन गया है। क्या मैंने एग्जैक्ट करेक्ट लिखा है? ये क्या 100% ट्रू लिखी है मैंने बात? नहीं सर, नहीं, कुछ टेंस तो टू रहता है। जीरो रहेगा ना। 100% ट्रू नहीं लिखी है। अगर हम लोग ए और बी की वैल्यू 0 0 ले लें तो भाई साहब के का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट नहीं है, डिफाइंड वैल्यू 10⁻14। तो मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत तो बचेगा, थोड़ा बहुत तो बचेगा। अगर ये x बचा है तो ये भी x ही बचेगा क्योंकि कोफिशिएंट सेम है। अगर ये दोनों x x बचे हैं तो c कितना कम बनेगा? 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स बनेगा c, है ना? कि भाई साहब अगर ये x और x बच गए तो c 1 माइनस एक्स बचेगा। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लो, x क्या है? टेंड्स टू, x टेंड्स टू जीरो है, मतलब x लगभग जीरो के बराबर है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो जैसी कोई चीज बची होगी। अब देखो हम लोग लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, k इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। तो कितना होगा 1 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स, जो किसके इक्वल है 10⁻14 के। 1 माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1। 1. अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10⁻14, तो x का वैल्यू आ गया 10⁻−7, मतलब 10⁻−7 ही बचेगा बस a और b। समझे समझे समझे? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है अगर समझे हो तो, और अगर नहीं समझे हो तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, करके दिखाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने लिखा है, बिल्कुल मैं थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर चेंज कर रहा हूं बस, है ना। के दे रखा है 10⁻12, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, है ना। हमें पता क्या लगाना है, हमें पता लगाना है ए का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, बी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, सी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर। ये तीनों चीजें पता लगानी है। तुम अब करके बताओ कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज तो मैंने दी ही नहीं, क्या? इनिशियली कितना है? वही. हाँ इनिशियली कितना है ना, 220। जल्दी जल्दी करो, सिग्निफिकेंस ऑफ के वैल्यू खत्म करने के बाद ही क्लास खत्म करेंगे। संडे को टेस्ट है तुम्हारा कल? हाँ सर। अरे यार फिर मैं होमवर्क कैसे दूंगा बहुत सारा। कौन सा पेपर, मेन या एडवांस? मेन। ओ फिर तो दे देंगे होमवर्क। सर ज्यादा नहीं सर। अरे ज्यादा ज्यादा इतना घबराओ मत, तुम ये समझ लो बस अब तुम बैठ चुके हो घोड़े पर। ये मान लो बस अभी 4 5 महीने, एकदम 4 5 महीने भी कहाँ, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 2.5 3.5 महीने में है बस। 3.5 महीने बिल्कुल एकदम घोड़े पर बैठे रहो बस। ये बस भागते ही जाना है, भागते ही जाना है, रुकना नहीं है। ये एग्जाम्पल 2 इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, ट्रिकी है काफी। मोल वोल के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर होंगे तभी होगा।
हो गया? बोलो भाई, बताओ 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 मुतासिम। हाँ सर, ए अप्रोक्सीमेटली 1 और लिमिटिंग रिएजेंट भी है इधर, तो हम बी को 0 करेंगे और ये थोड़ा बच जाएगा। और कंसंट्रेशन बताओ मुझे तो इक्विलिब्रियम पर। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता कौन क्या है, मुझे आंसर चाहिए, डायरेक्ट फाइनल आंसर बोलो। इब्राहिम बताओ। हाँ सर, सर सॉल्व बी कर रहा का हूँ, पता। कॉन्सेंट्रेशन 0.25 into 10 की पावर -12। किसका? बी का? जी हाँ हाँ सर। अच्छा, और अपने सी का? सी का तो सर 4 मोल, अच्छा सॉरी सर रॉन्ग 2 है। मोल्स, 2 मोल्स। ठीक है, मोल से नहीं, कंसंट्रेशन पूछिए तो मोल नहीं होगा वो। और कोई बताना चाहता है आंसर? अभिषेक बताओ भाई, क्या होगा? अरे ये ऑन ऑफ करने के लिए नहीं बोला था ऑडियो, बोलो कुछ। निकाल रहा हूँ सर। देखो मैंने जो क्वेश्चन तुम्हें करके बताया वो बड़ा सिंपल था, है ना। अभी मैंने जो तुमको दिया उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ऐसे मैं ही करके बता देता हूँ, है ना। फिर है ना, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा वो तुम करना, ये और मैं करके बता। तो क्वेश्चन में हमें हर एंगल से सोचना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग देखें यहाँ पर, तो कोफिशिएंट सेम नहीं है। अब t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर जाएं तो b 0 हो जाएगा, बट a 2 - 1 ही रहेगा, क्योंकि जब b के 2 मूल खत्म हो जाते हैं तो a का एक ही मूल खत्म होता है ना। तो a हमारा एक्सिस में है, b LR है, और LR ही हमारा डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो c के कितने मूल बनेंगे? 2। 2। मतलब मैंने लिखा ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है। क्या मैंने जो बात लिखी है ये 100% करेक्ट है? नहीं है ना 100% करेक्ट। हाँ सर। बोलो। नहीं। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना तो पीछे से चलना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट से चलना चाहिए। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने गलत थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, लिखा तो सही था, बट एक्सप्लेनेशन अगर सी से चले तो ज्यादा बेटर होगा। अब सी 2 नहीं बनना चाहिए था, 2 से थोड़ा कम बनना चाहिए था। अब ये कम है ना, तुम जो भी मानो ना उसमें तुम्हें इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि तुमने जो माना है वो सही हो, है ना। तो 2 थोड़ा कम बनेगा, और जो भी कम बनेगा ना वो टेंड्स टू 0 होगा। तो कितना कम मानूं मैं 2 में से? 2x। देखो 2x मान लो चाहे x मान लो, है ना, दोनों ही तुम्हारी मर्जी है, बट है ना ऐसा वैल्यू मानना है कि लिखो सही सही, है ना। तो देखो मैं ना दोनों ही लिख के बता देता हूँ, दोनों इक्वेशन लिख के बताता हूँ, बट एक ही लिखूंगा मैं, एक यहाँ पर मिटा दूंगा। अगर देखो तुमने 2x माना है कि 2 कितना, 2x थोड़ा कम बनेगा, ये 2x कम बना है, तो b कितना बचेगा? देखो अगर इसका 2x बनता तो b कितना खत्म होता? b का भी 2x खत्म होता। समझ रहे हो बात को? अगर c का 2x बनता तो b का 2x खत्म होता, बट c का 2x नहीं बना है, तो b का कितना बचा है? 2x। ये बात समझ आई? हाँ सर। हाँ सर। और c का अगर 2x बनता तो a के कितने मोल लगते? x x मोल लगते, बट 2x नहीं बना तो बचे कितने? x। तो या तो ऐसे कर दो, ये x के टर्म में करना चाहो तो x के टर्म में कर दो कि भाई 2 में से x कम बना, तो जब c का x बनता तो b के कितने मोल लगते? x। तो b का x बच गया। और जब c का x बनता तो a के कितने मोल लगते? x/2। तो a का x/2 बच गया। तो ये जो भी मानो ना प्रोडक्ट को, उससे इधर जो लिख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन में ऐड कर करके वो सही लिखना आना चाहिए। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? हाय सर। हाय सर। ठीक है, अब है ना मैं एक को लिखूंगा, दोनों को लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना। किसी को भी लिख लो, आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। तो अब देखो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना है? 1 + x, 2x और 2 - 2x, और x is tends to 0।
अब k इक्वल टू 10 पावर मतलब 2 माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स। अब इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखें तो 2 माइनस 2x को 2 लिख सकते हैं और 1 प्लस एक्स को 1 लिख सकते हैं। बोलो। हाँ हाँ सर। x का वैल्यू आया 10 रेज़ टू द पावर -6 सॉल्व करने पर। तो देखो a का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना आया 1, c का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना आया 2, b का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना आया, बोलो बोलो बोलो। 2 into 10 to the power -6। 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6। समझ में आई बात कैसे निकाला मैंने? हाँ सर। चलिए अब है ना एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक तो मिलता जुलता सा ही है क्योंकि तुमसे पहले सर वाला सी नहीं और हुआ। बी का कंसंट्रेशन कैसे निकाले बताना। देखो ना सी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितना है 2 माइनस 2x, x टेंड्स टू 0 है तो 2 आ गया अप्रॉक्स, ठीक है। और b का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर ऊपर मैंने सर्कल मार्क करके लिखा है 2x, x का वैल्यू 10 टू द पावर -6 है तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 आ गया। ठीक है सर। तुमसे सेकंड वाला नहीं हुआ था तो एक और क्वेश्चन में बना के दे देता हूं। अगर मान लो ऐसा हो k का वैल्यू वही सेम है 10 टू द पावर 12, वॉल्यूम मान लीजिए सेम वही 1 लीटर, t इक्वल टू 0 पर इसको 2 दिया है, इसको 3 दिया है, ये 0। अब वही सेम कंसंट्रेशन ऑफ एबीसी एट इक्विलिब्रियम मेजर करनी है, हो जाना चाहिए। सेम है, कोई फर्क नहीं है, करके बताओ। लास्ट क्वेश्चन यार, टाइम भी हो गया, इसके आगे वाला पार्ट फिर नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू कर पाएंगे, ये और कर दो। सर एक बार वो a 1 प्लस एक्स कैसे लिखा था वो बता सकते हो ऊपर वाले जब मैं एग्जाम्पल? देखो जब मैं कोई चीज समझा रहा होता हूँ तब मैं वापस से पूछता हूँ, है ना, कि समझ में नहीं आया तो उस टाइम तुम्हें बोल देना चाहिए, क्योंकि उसी चीज को अगर 10 मिनट बाद समझाते तो फ्लो खराब हो जाता है, तुम्हारा भी और मेरा भी। हमने ऐसा लिखा था कि भाई ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या लिखा था, a प्लस 2b गिव्स 2c, a प्लस 2b गिव्स 2c, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पर ये 1 था, ये 0 था, ये 2 था, ऐसे मैंने लिखा था। फिर मैंने बोला था क्या मेरी इक्वेशन 100% करेक्ट है, मैंने बोला नहीं 100% करेक्ट नहीं है, b 0 तो नहीं हो सकता ना, जीरो कभी भी तब जीरो कभी भी रिएक्टेंट कभी होगा जब रिएक्शन एक डायरेक्शन वाली हो, ये तो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, तो ना ही कुछ खत्म हुआ है, कोई खत्म नहीं होगा कंप्लीटली। तो x 2 नहीं बनेगा, 2 से थोड़ा कम बनेगा। कितना कम बनेगा, सपोज करो 2 से थोड़ा 2x कम बना, तो ये कम बना मतलब a और b के कुछ प्रोडक्ट्स बचेंगे, तो c का 2x बनाने के लिए b का कितना मोल लगता है, c के 2x मोल बनाने के लिए b का कितना मोल लगता है, 2x ही लगेगा। 2x ही लगेगा। क्यों? क्योंकि b के 2 मोल से c के 2 मोल बनते हैं, तो 2x मोल बनने के लिए भी 2x ही लगेगा। तो ये 2x नहीं बना है, 2x कम बना है, इसलिए इसका 2x बच गया। और a का 1 मोल के लिए c के 2 मोल बनते हैं, क्योंकि a का कोफिशिएंट 1 है, तो 2x बनने के लिए इसका x मोल लगेगा। तो 2x नहीं बना मतलब इसका x बचा। हाँ सर समझा। जल्दी से करिए इस वाले को। कोफिशिएंट चेंज करें, मोल चेंज करें, बाकी सेम क्वेश्चन है। हो गया सर। क्या आया आंसर? सर 1 3 into 10 power -4 और 3। ठीक है। हाँ सर यही। ओके देखो t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर मैं क्या बोलता हूं, हमारा जो LR है ना, LR निकालने का तरीका मैंने बताई है। LR हमारा कौन है, B 0 हो जाएगा। 3 मोल के लिए a मोल 1 मोल 1 a का चाहिए, 3 मोल b के लिए 1 मोल a का चाहिए, तो 2 में से 1 खत्म हो जाएगा, ये 1 बचेगा। और LR से प्रोडक्ट डिसाइड होता है, b के 3 मोल से c के भी 3 मोल ही बनेंगे, तो 3 बन गया। क्या मैंने सही लिखा है 110%? मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, सही तो नहीं लिखा। तो c थोड़ा कम बनेगा, कितना कम बनेगा, -3x। -3x। देखो तुम्हारी मर्जी हो वो मान लो, -x, -3x, -x/3 जो भी मानो, बट जो मानो ना उससे
लेफ्ट साइड में सही ऐड करना। अब सी के 3x बनाने के लिए बी का कितना मोल लगना चाहिए था? 3x ही प्लस लगना 3x। चाहिए था, तो नहीं बना सी का 3x, तो इधर प्लस 3x बच गया, और ए का x मोल से सी का 3x मोल बनता है, तो यहाँ पर x बच गया। तो 1 प्लस एक्स 3x और 3 माइनस 3x, और एक चीज हमें पता है x इज टेंड्स टू 0, है ना। अब 10⁻12 इक्वल टू 3 माइनस 3x का क्यूब अपॉन 3x का क्यूब और 1 प्लस एक्स। अब अप्रोक्सीमेट करेंगे तो यह आएगा 3 का क्यूब और नीचे आएगा 3 का क्यूब x का क्यूब इंटू 1, तो यहाँ से x का वैल्यू आता है 10⁻⁻4। concentration of A at equilibrium is 1, concentration of C at equilibrium is 3, concentration of B at equilibrium is 3x, मतलब 3 into 10⁻⁻4। समझ गए? हाँ सर। ओके चलिए, अब है ना, ये तो समझ आ गया तुम्हें। के का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है तो क्या करना होता है, ये तो क्लियर हो गया ना। 3 एग्जांपल मैंने सही सही ले लिए, उससे आई थिंक समझ आ जाना चाहिए। ठीक है सर x टेंड्स टू 0 तभी करेंगे ना जब k की वैल्यू हाई हो, मतलब हाँ, के का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब x ऑलमोस्ट 0, एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट मतलब वही 0 होता टेंड्स तो टू के, 0 है। हाँ टेंड्स टू 0 है। तो देखो ना, x का वैल्यू 10⁻⁻4 आ रहा है, मतलब बहुत छोटा आ रहा है, तो टेंड्स टू 0 मान लेंगे, क्योंकि हम तो केमिस्ट्री में तो 10% से कम वैल्यू को ही नेग्लिजिबल करते हैं। आइनिक में देखोगे ना तुम लोग। सर वो टी इक्विलिब्रियम वापस बताइए ना। क्या बताऊं इसमें, बोलो। सर वो क्या हुआ, मतलब LRB है तो 3 मोल्स उसके यूज हो गए, तो इसका 2 तो 1, मतलब समझ नहीं हुई। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था मुझसे? हाँ ना सर। LR कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर उस मतलब वो मालूम पड़ गया सर, वो 3/3 1 हुआ और 2/1 2 हुआ। वो LRB तो देखो ना, कोफिशिएंट से जाओ, कोफिशिएंट से जाओ, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। 3 मोल के लिए इसका 1 मोल यूज होता है, 3 मोल के लिए 1 मोल यूज हो जाएगा, तो 2 में से 1 मोल यूज हो गया, तो 1 मोल बच गया ना। तो जो लेफ्ट है वो लिखा है मैंने 1। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर। समझ गए? और किसी को डाउट है तो बोलो जल्दी से। होमवर्क क्या है, केमिकल बॉन्डिंग 4 की शीट में से एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन ही करेंगे। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग 3 हमारा पूरा बचा है शायद, है ना। बॉन्डिंग 3 बचा है ना डिस्कशन में। हाँ सर। 3 से करेंगे डिस्कशन, केमिकल बॉन्डिंग 3 डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग 4 का एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। सर वो जो केपी और केसी का रिलेशन था, उसका कोई डेरिवेशन नहीं है? डेरिवेशन का कोई सेंस नहीं है। डेरिवेशन है, बहुत इधर डेरिवेशन है, तुम चाहो तो एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, देख लेना, बट कोई सेंस नहीं है। क्या जान के कुछ मतलब नहीं है डेरिवेशन ना